हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो 72वीं बीपीएससी को देखते हुए हम एक नई सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, पीवाईक्यू सीरीज़, जिसमें हम जितने भी बीपीएससी द्वारा कंडक्ट एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें पीवाईक्यूज़ जितने भी हैं उसको हम क्वेश्चंस आए हुए जो हैं उसको हम कवर करेंगे। क्योंकि आप जानते होंगे कि पीवाईक्यू बहुत ही इम्पॉर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी में। कई बार आपको लगातार डायरेक्ट क्वेश्चंस दिख जाते हैं एग्ज़ाम में जो रिपीट होते हैं, और कई बार जो होता है कि क्वेश्चंस वही रहते हैं, उसके स्टेटमेंट्स को चेंज करके सवाल पूछे जाते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर आप ये पीवाईक्यू सीरीज़ करते हैं तो आप 10 से 15 क्वेश्चंस इजीली आने वाले एग्ज़ाम में टारगेट कर सकते हैं। तो आज जो है हम मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है और आप जानते हैं कि इसका वेटेज भी बीपीएससी सिविल सर्विस एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से मॉडर्न हिस्ट्री हम कवर कर रहे हैं और ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए हम इसे पार्ट वाइज करेंगे। तो आज जो पहला पार्ट हम कवर करेंगे इसमें गवर्नर जनरल और वाइसरॉयज़ और 1857 रिवोल्ट है, इसके क्वेश्चंस देखेंगे। ये लगभग आपके 50-55 क्वेश्चंस होंगे। तो चलिए आराम से बैठिए, लगभग एक क्लास 1 घंटे की होगी। तो चलिए इसे कवर करते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ठीक है, तो ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, उनके जो फाउंडर थे वो कौन थे। आपके ऑप्शन है स्लीमैन, क्लाइव, मिंटो, मायो। तो हमें पता है कि रॉबर्ट क्लाइव यानी लॉर्ड क्लाइव भी जिन्हें हम कहते थे, ये हमारे फाउंडर हैं। इनके बारे में आइए देख लेते हैं। रॉबर्ट क्लाइव जो थे वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे 1757 से 60 तक, और फिर दोबारा बने थे 65 से 67 तक। ठीक है, आपको पता होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने और एडमायरल वाटसन ने कलकत्ता को नवाब बंगाल, जब उस समय सिराजुद्दौला थे, उनसे कैप्चर कर लिया था बैटल ऑफ प्लासी से। और ये बैटल ऑफ प्लासी बहुत ही हिस्टोरिकल घटना है। यहीं से पूरा जो पॉलिटिकल पावर शिफ्ट होता है ब्रिटिशर्स की तरफ हो जाता है, जो भी नवाब से उनके थ्रू। तो इसीलिए हम फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया रॉबर्ट क्लाइव को मानते हैं। ठीक है, और लॉर्ड क्लाइव ही थे जिन्होंने डुअल गवर्नमेंट बंगाल में इस्टेब्लिश किया था। बाद में जब लॉर्ड विलियम हेस्टिंग आते हैं 1773 में, तो वो इसे ख़त्म करते हैं डुअल गवर्नमेंट को। ठीक है, ये डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी है रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में स्टार्ट किया गया था, जो कि 1772 तक चलती है, जब तक लॉर्ड विलियम हेस्टिंग आते हैं उस समय, तो वो इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, इसके साथ ही क्या होता था डुअल गवर्नमेंट में कि दीवानी राइट्स जो होता था, यानी कि रेवेन्यू कलेक्ट करने का, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था, और वहीं निज़ामत राइट्स यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट जो था, तो वो आपके पास नवाब के पास था। ठीक है, लेकिन सो ईस्ट इंडिया कंपनी हैड पावर विदाउट अकाउंटेबिलिटी। तो इससे क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं थी लोगों के प्रति, क्योंकि वो बस क्या करती थी, रेवेन्यू कलेक्ट करती थी। ठीक है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स दिए हुए थे वो निज़ामत के पास दिए हुए थे, तो वो अकाउंटेबल थे सारी चीज़ों के लिए। तो नवाब के पास अकाउंटेबिलिटी थी विथ नो पावर। तो ये हमारा डुअल गवर्नमेंट पॉलिसी जो थी वो लॉर्ड क्लाइव की ये थी। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तो आपको पता ही होगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक है, वो पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, और वही लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद ख़त्म करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद बनाया गया था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी थे और फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। तो चलिए विलियम बेंटिक के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ये पहली बार 1803 में एज गवर्नर ऑफ मद्रास आए थे। ठीक है, मद्रास के गवर्नर थे। फिर 1828 में ही वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, लेटर बाद में चार्टर एक्ट के तहत 1833 से उनके पोजीशन को चेंज किया गया और वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पद बना दिया गया। ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की जगह। तो ऐसे में ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया हो गए। ठीक है, अब इनके जो कुछ काम है वो ये है कि इन्होंने सती का एबोलिशन किया था 1829 में, सप्रेशन ऑफ ठग किया था 1830 में, ये इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, सप्रेशन ऑफ ठगी। ठीक है, इन्होंने इंग्लिश को एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया था 1835 में, कि जो भी स्कूलों में पढ़ाई होगी वो इंग्लिश मीडियम में होगी। 1835 में विलियम बेंटिक क्रिएटेड अ डकैट्स एंड ठगी डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था,
और विलियम हेनरी स्लीमैन थे उसके सुपरिटेंडेंट थे। ठीक है, विलियम हेनरी स्लीमैन जो थे उनका काफ़ी रोल रहा है इसको सप्रेस करने में। जो भी क्रिमिनल गैंग्स होती थी उस समय, उसको ठग्स नाम से जाना जाता था, कहा जाता था, उसको सप्रेस करने में इनका काफ़ी रोल रहा है। तो स्पेशल प्रिजन क्रिएट किया गया था जबलपुर में ठग्स के लिए। ही वर्कड अंडर द ओवरऑल सुपरविजन एंड डायरेक्शन ऑफ विलियम बेंटिक। और जो हेनरी स्लीमन थे वो विलियम बेंटिक के सुपरविज़न में काम करते थे। ठीक है, इसके साथ ही विलियम बेंटिक को एबोलिशन ऑफ स्लेवरी के लिए भी जाना जाता है। ठीक है, वॉज कंक्लूडेड बाय लॉर्ड एलनबर्ग इन 1843, बट द आइडिया टू एबोलिश स्लेवरी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833 विलियम बेंटिक के। विलियम बेंटिक के समय में ये आइडिया आया था, लेकिन इसको कंक्लूड मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था लॉर्ड एलनबर्ग के द्वारा 1843 में। ठीक है, तो चलिए अब आगे ये क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन कौन से इनमें से सोशल रिफॉर्म विलियम बेंटिक द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। तो अभी हमने देखा एबोलिशन ऑफ सती किया गया था। ठीक है, एबोलिशन ऑफ सती भी था, एबोलिशन ऑफ स्लेवरी भी था, और सप्रेशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड बैंड्स ऑफ थग्स भी था। तो ये तीनों थे। और डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू चेंज ऑफ रिलीजन, ये रिमूवल, ये नहीं है, ये काम विलियम बेंटिक द्वारा नहीं किया गया है। इसका क्रेडिट जाता है आपको लॉर्ड डेलहाउसी को। तो हमारा आंसर होगा 1, 2 एंड 4, 1, 2 एंड 4, आंसर बी। ठीक है, ये देखिए यहाँ है, लॉर्ड डेलहाउसी पास द रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ एक्ट 1852 टू स्टॉप फोर्स्ड कन्वर्जन। फोर्स्ड कन्वर्जन को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अंडर हुज लीडरशिप वॉज द सप्रेशन ऑफ ठग्स अचीव। तो ये अभी हमने पढ़ा, सप्रेशन ऑफ ठग्स किसके लीडरशिप में हुआ था? कैप्टन विलियम स्लीमैन थे, उनके अंडर में हुआ था। और ओवरऑल जो इनको देख रहे थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिक देख रहे थे। ठीक है, तो ये ठग्स क्या थे? ये ठग्स एक ऑर्गेनाइज्ड गैंग था who used to deceive people and often used to kill them and forgive handkerchief. The organized thugs came to an end by 1837 AD. तो वही लूटपाट करते थे, मारते थे लोगों को, कई बार मार भी देते थे। तो यही जो ठग्स का जो एंड है वो 1837 तक हुआ, और इसका क्रेडिट जो जाता है विलियम बेंटिक और कैप्टन स्लीमैन को जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5th नंबर। इन माई बिलीफ कांग्रेस इज tottering to its fall and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Who wrote it? तो ये हमारा लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। लॉर्ड कर्जन को जैसे आप जानते होंगे काफ़ी हिस्टोरिकल इन्होंने काम किया है ड्यूरिंग कांग्रेस के समय में, और ये जो स्टेटमेंट दिया था वो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए ही दिया था। ठीक है, तो इनका कार्यकाल जो रहा है भारत में वो 1899 से 1905 में रहा है। लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, जैसा हमने देखा अभी, 99 से 1905 तक। ठीक है, इन्होंने इंडियनाइजेशन ऑफ आर्मी किया था लेटर। फिर ही ऑल्सो इंस्टीट्यूटेड अ पुलिस कमीशन, 1902 में इन्होंने पुलिस कमीशन बनाया था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसकी चेयरमैनशिप किसने की थी? सर एंड्रयू फ्रेजर ने की थी। कर्जन ने इंडियन कॉइनेज एंड पेपर करेंसी एक्ट पास किया था, ये ध्यान में रखिएगा, 1899 में। एशियन मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट पास किया था 1904 में, और इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास किया था 1904 में। ठीक है, ये इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904 मेनली इसलिए था कि जो भी उस समय राष्ट्रवादी चीज़ें कॉलेज में स्टूडेंट्स के थ्रू फैल रही थी उस पर कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट लेके आए थे। ही सेंट यंग हस्बैंड मिशन अ मिलिट्री एक्सपीडिशन टू तिब्बत इन 1904 टू रेजिस्ट द रशियन इन्फिल्ट्रेशन टू तिब्बत एंड सॉल्व द बाउंड्री डिस्प्यूट ओवर द बॉर्डर बिटवीन तिब्बत एंड सिक्किम। तिब्बत सिक्किम के बीच जो बॉर्डर डिस्प्यूट था उसको रोकने के लिए, और जो रशियन इन्फिल्ट्रेशन हो रहा था तिब्बत में उसको रोकने के लिए इन्होंने ये जो मिलिट्री एक्सपीडिशन थी, ये मिशन था, ये भेजा था। ठीक है, 1904 में। द फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन बिहार वॉज एस्टेब्लिश एट समस्तीपुर इन अप्रैल 1905 ड्यूरिंग हिज पीरियड। तो अब जैसे जो लोग समस्तीपुर से होंगे वो जानते होंगे कि समस्तीपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, पूसा रोड है वहाँ पे, उसी के पास में है। तो वो जो पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वो इस्टेब्लिश किनके द्वारा की गई थी? लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही की गई थी। विक्टोरिया मेमोरियल जो कलकत्ता में है उसका कंस्ट्रक्शन, वो भी जो फाउंडेशन स्टोन वाज लेड इन 1906 एंड इट वाज ओपन इन 1921। तो जो इसका फाउंडेशन स्टोन था वो भी हमारा इन्होंने ही रखा था। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने।
Partition of Bengal in 1905 and second दिल्ली दरबार in 1903 took place during his reign। तो पता ही है लॉर्ड कर्जन तो फेमस ही है पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में जो, ठीक है, इनके टाइम पे अनाउंस किया गया था, इनके द्वारा ही था। और सेकंड दिल्ली दरबार भी इनके समय पे लगा गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड दिल्ली दरबार जब लगा था तो उस समय, ठीक है, कौन हमारा वाइसरॉय था। ठीक है, तो ये आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये देख लीजिएगा। आईएनसी को लेकर के ये कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है कि उस पर क्या व्यूज़ थे। डफरिन का मानना था कि द वाइसरॉय ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस हैड कॉल्ड द आईएनसी एज अ मिक्रोस्पिक माइनॉरिटी ऑफ द पीपल, इन्होंने बोला था। ठीक है, डफरिन का स्टेटमेंट था आईएनसी को लेकर के। और बिंदु घोष कहते थे आईएनसी इज़ अ बेगिंग इंस्टीट्यूट है। ठीक है, वही बाल गंगाधर तिलक जी का कहना था इफ़ वी क्रोक लाइक अ फ्रॉग वंस अ ईयर वी विल गेट नथिंग। हम एक बार साल में उठ के और जोश से हल्ला गुल्ला कर देंगे तो उससे कुछ नहीं होने वाला है, हमें लगातार एक्टिव रहना पड़ेगा, इन्वॉल्व रहना पड़ेगा, ये तिलक जी का कहना था। अश्विनी कुमार दत्त कहते थे कि इट्स अ 3 डे तमाशा। ठीक है, आईएनसी को लेकर के ये कुछ पर्सनैलिटीज़ हैं जिनकी ये राय थी आईएनसी को लेकर के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 वाज पास ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच गवर्नर जनरल। तो ये अभी हमने देखा लॉर्ड कर्जन थे इस टाइम पे। ठीक है, ये जुडिशल सर्विस में पूछा गया है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। हु एस्टेब्लिश द इम्पीरियल कैडेट क्रॉप्स। ठीक है, तो इम्पीरियल कैडेट क्रॉप्स जो हैं, ये स्पेलिंग यहाँ पे गलत लिखी हुई है तो देखिएगा। तो इम्पीरियल कैडेट कॉर्प्स जो था वो आपका सेटअप हुआ था 1901 में बाय लॉर्ड कर्जन। ठीक है, तो 1901 में आपको पता ही ये लॉर्ड कर्जन थे 1899 से 1905 तक। ठीक है, इन विच वेयर वाज द इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट पास्ड बाय लॉर्ड कर्जन। अभी हमने देखा 1904। ठीक है, लॉर्ड कर्जन से काफ़ी सवाल पूछे गए हैं। तो इन 1902 लॉर्ड कर्जन अपॉइंटेड द यूनिवर्सिटी कमीशन इंक्लूडिंग 2 इंडियन मेंबर्स हु वर दे। ठीक है, जो इंडियन यूनिवर्सिटी मतलब कमीशन बनाया था उन्होंने, यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में क्रिएट किया था, तो उसमें 2 इंडियन मेंबर्स भी थे। वो कौन थे? तो वो सैयद हुसैन बिलग्रामी जी और जस्टिस गुरुदास बनर्जी थे। ठीक है, तो आइए इसके कमीशन के बारे में देखते हैं। ये एजुकेशन कॉन्फ्रेंस था, एक बुलाई गई थी शिमला में, जिसके बाद से यूनिवर्सिटी कमीशन अपॉइंट किया गया था। ठीक है, ये इसका एक्ट का एम क्या था कि जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको गवर्नमेंट के सुपरविज़न में लाया जाए, क्योंकि आप देख सकते हो उस समय इंडियन नेशनल कांग्रेस आई थी, तो जितने भी युवा थे उन सब का यूनिवर्सिटीज़ में जो भी युवा पढ़ रहे थे तो वो सारे नौजवान काफ़ी एक्टिव हो रहे थे फ्रीडम स्ट्रगल में, और नई नई विचारधारा जो उनकी थी वो काफ़ी निकल कर आ रही थी, और जिससे काफ़ी परेशानी हो रही थी उस समय जो भी ब्रिटिशर्स थे उन सबको। तो इसी सब चीज़ों को सप्रेस करने के लिए ये कमीशन का गठन किया गया था कि डायरेक्ट गवर्नमेंट के सुपरविज़न में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आ सकें ताकि वो उनको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो थॉमस रैलेग, सैयद हुसैन बिलग्रामी एंड जस्टिस गुरुदास बनर्जी इसके मेंबर्स थे, जो कि 1902 में सेटअप हुई थी ये कमीशन। तो इसी के बाद में इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट पास हुआ था 1904 में इसी कमीशन के रिकमेंडेशन पे। और सैयद हुसैन जी थे वो मेंबर ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट काउंसिल भी थे इन लंदन अलॉन्ग विथ कृष्णा जी गुप्ता, अ सीनियर आईसीएस ऑफिसर। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर उस समय होते थे, जो आज के समय में आईएएस आईपीएस है। बिलग्रामी दस प्लेड अ की रोल इन द पासिंग ऑफ द फर्स्ट एवर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, The Viceroy who followed an aggressive policy toward Afghanistan was, तो कौन थे? ये थे लॉर्ड लिट्टन। देखते हैं इसके बारे में। लिट्टन इन नवंबर 1878 लॉन्च द इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान फ्रॉम ब्रिटिश इंडिया बाई एन एंग्लो इंडियन फोर्स टू रिप्लेस द अफगान अमीर शेर अली हु was reputed to harbor pro Russian sentiments with a ruler more favorable to Britain। ठीक है, तो ये 65th बीपीएससी में पूछा गया है, तो ये याद रखिएगा फैक्ट कि वो कौन सा वाइसरॉय है जिसने एग्रेसिव पॉलिसी अपनाई थी अफ़गानिस्तान के लिए, तो वो थे लॉर्ड लिट्टन। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि आपके जो लॉर्ड कर्जन है उनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है, तो लॉर्ड कर्जन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आप लोग लॉर्ड कर्जन को आप रिवाइज़ कर लीजिएगा अच्छे से, उनसे रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल डेटाज हैं
उन सबको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड लिटन के बारे में देखते हैं। लॉर्ड लिटन वाइसरॉय थे 1876 से 1880 तक। ही वॉज मोस्टली क्रिटिसाइज ड्यू टू हिज अफगान पॉलिसी विच कॉज द सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर, ठीक है। इसी अफगान पॉलिसी की वजह से सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था 78 से 80 के बीच में, 1878 से 80। हिज पॉलिसी वॉज कॉल्ड द फॉरवर्ड पॉलिसी। ये इम्पॉर्टेंट है कि पॉलिसी को जो था फॉरवर्ड पॉलिसी कहा जाता है, विच रिप्लेस द मास्टरली इन एक्टिविटी पॉलिसी। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। और फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था, वो 1838 से 42 में हुआ था। और उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड ऑकलैंड थे 1836 से 42। तो पूछा जा सकता है कि फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड ऑकलैंड। ड्यूरिंग हिज टेन्योर द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878, जिसको गैगिंग एक्ट भी कहा जाता है, और आर्म्स एक्ट ऑफ 1878, ये 2 एक्ट पास हुए थे, ठीक है। किसके टाइम पे ये हुआ था, लॉर्ड लिटन के टाइम पे, ठीक है। उस टाइम यही थे ना 1880 तक। इन 1876 क्वीन विक्टोरिया एज्यूम द टाइटल ऑफ कैसरे हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शायद पूछा भी गया आपसे कि ये जो क्वीन विक्टोरिया है उन्होंने कैसरे हिंद की उपाधि या क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब गेन की थी, तो वो 1876 में की थी। और फर्स्ट दिल्ली दरबार भी लॉर्ड लिटन के टाइम पे लगा था 1877 में, ठीक है। तो फर्स्ट दिल्ली दरबार 1877 में, और अभी हमने यहाँ देखा था सेकंड दिल्ली दरबार कब लगा था, तो सेकंड दिल्ली दरबार लगा था 1903 में लॉर्ड कर्जन के टाइम पे। तो ये दोनों याद रखिएगा। और थर्ड हमारा दिल्ली दरबार लगा था जब अनाउंस हुआ था 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द वर्स्ट फेमाइन इन इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल अकर ड्यूरिंग, ठीक है। तो ये 1876 1878। वर्स्ट फेमाइन टुक प्लेस इन 76-78 ड्यूरिंग द लॉर्ड लिटन पीरियड, ठीक है। ये याद रखिएगा। द फेमाइन अफेक्टेड मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब। तो इधर नहीं था, ईस्टर्न साइड पे, ये मेनली सेंट्रल इंडिया और पंजाब में था। अ फेमाइन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रैचे। तो ये आपसे पूछा जाता है कि फेमाइन कमीशन के जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, तो रिचर्ड स्ट्रैचे थे, और ये इसी समय में बनाई गई थी। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ विच वायसरॉय डिड द टाइटल ऑफ राय बहादुर एंड खान बहादुर बिगेन टू बी कन्फर्ड टू द इंडियंस। तो ये जो था राय बहादुर और खान बहादुर, ये लॉर्ड लिटन के टाइम पे इंडियंस को देना शुरू हुआ था। तो ये यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम ई टिक करेंगे, नन ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा, इसमें ये भी है एक चीज़, ये दिया हुआ है कि बीपीएससी हैज़ गिवन ऑप्शन ई बट आइडियली इट शुड बी ऑप्शन बी। अच्छा, हाँ, लॉर्ड लिटन यहाँ पे तो है, ऑप्शन बी है, लेकिन जो बीपीएससी ने आयोग ने इसका आंसर ऑफिशियल दिया था वो नन ऑफ द अबव दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डायरकी। तो हमने अभी ऊपर देखा था डायरकी। अच्छा, वो डायरकी वो था ड्यूअल गवर्नमेंट, ठीक है। वो ड्यूअल गवर्नमेंट था जो रॉबर्ट क्लाइव द्वारा दिया गया था, और ये डायरकी है, फादर ऑफ डायरकी। तो ये दोनों डिफरेंट है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ये डायरकी के फादर कहा जाता है सर लियोनल कर्टिस को। अब देखते हैं इनके बारे में कि ये जो आइडिया पहली बार उन्होंने दिया था 1915 में दिया था। डायरकी वॉज इंट्रोड्यूस एट द प्रोविंशियल लेवल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। प्रोविंशियल लेवल पे इसे इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से। फिर लेकिन 1935 एक्ट में प्रोविंशियल डायरकी को एबॉलिश किया गया और सजेस्ट किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डायरकी एट द सेंटर, कि सेंट्रल में आपकी डायरकी होनी चाहिए प्रोविंशियल की जगह पे। अब डायरकी क्या है? डायरकी मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर एट द प्रोविंशियल लेवल। जो एग्जीक्यूटिव पावर होती है उसको प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ठीक है। जैसे देखते हैं द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स वेयर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, जैसे रिजर्व्ड और ट्रांसफर्ड। उस टाइम पे 2 कैटेगरीज बनाई गई थी, एक रिजर्व्ड और एक ट्रांसफर्ड। तो 1935 एक्ट से फिर इसको अबॉलिश करके सेंट्रल में लागू कर दिया गया और प्रोविंशियल से हटा दिया गया था। तो जैसे कि सब्जेक्ट्स हैं ना आपके पुलिस, लैंड रेवेन्यू, जस्टिस सिस्टम्स, ये सारे रिजर्व सब्जेक्ट्स थे। और वही ट्रांसफर सब्जेक्ट्स जो कम इम्पोर्टेंट वाले थे उस टाइम पे वो रखा गया था एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, जिसको कौन हैंडल करते थे? इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स हैंडल करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू, अभी हमने देखा डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेज नहीं, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट नहीं, ठीक है, हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स वन इन लंडन एंड अनदर इन दिल्ली नहीं, डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज, हाँ ठीक है, जो हमारे प्रोविंसेस के सब्जेक्ट्स थे उनको 2 कैटेगरी में रख देना, ये हमारा डायरकी था, जिस 2 कैटेगरी कौन सी थी, एक रिजर्व थी और एक ट्रांसफर्ड थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इन 1857, तो जब ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था उस टाइम पे कौन था गवर्नर जनरल, तो वो उस टाइम पे लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग के बारे में देख लेते हैं, तो ये पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी थे, ठीक है, तो ये पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया हुए और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। उसी टाइम पे जब 1857 में क्रांति हुई, फिर क्राउन का डिक्लेरेशन हुआ और डायरेक्ट क्राउन का रूल इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है, ब्रिटिश क्राउन का रूल इस्टेब्लिश हो गया इंडिया में, ठीक है। उससे पहले EIC जो थी सारी चीज़ें कंट्रोल कर रही थी, तो क्राउन का रूल जब इस्टेब्लिश हुआ तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का पद हटा के वाइसरॉय ऑफ इंडिया बनाया गया, तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी हुए और फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया भी हुए, ठीक है। इन्होंने ही एस्टेब्लिश यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे, ठीक है, ये 3 यूनिवर्सिटी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी और इनके समय पे ही देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी डिसबैंडेड एंड पावर वाज ट्रांसफर टू द क्राउन, जैसा कि अभी हमने देखा। और वाइट म्यूटनी बाय यूरोपियन ट्रुप्स हैपेंड इन 1859, इनके ही समय में वाइट म्यूटनी भी हुई थी। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 वॉज पास ड्यूरिंग हिज रेजिम, ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स देखिएगा। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया व्हेन द यूनिवर्सिटीज़ एट कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वेर फाउंडेड, तो अभी हमने देखा लॉर्ड कैनिंग। अंडर हुज कमांड द इंग्लिश फोर्सेस फाउट द बैटल ऑफ बक्सर, ठीक है, ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, बैटल ऑफ बक्सर 1764 में हुआ था ना, ठीक है। तो कौन थे इस टाइम पे, हेक्टर मुनरो थे, ठीक है, हेक्टर मुनरो ने ब्रिटिश आर्मी को लीड किया था, ठीक है। देख लेते हैं कुछ बैटल ऑफ बक्सर से भी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। तो बैटल ऑफ बक्सर टुक प्लेस ऑन 22 अक्टूबर 1764 बिटवीन द ब्रिटिश आर्मी लेड बाय हेक्टर मुनरो एंड अ कंबाइंड आर्मी ऑफ इंडियन रूलर्स, ठीक है। तो इंडियन रूलर्स कौन कौन थे उस समय, मीर कासिम थे जो नवाब थे बंगाल के, ठीक है, उनके साथ कौन थे, शुजा उद दौला थे जो अवध के नवाब थे उस टाइम पे, और शाह आलम टू जो मुगल एम्परर थे, ठीक है, सेंट्रल में। तो मुनरो सर्व्ड एज द 9th कमांडर इन चीफ इन इंडिया। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट डिसीजिव बैटल्स ऑफ इंडिया विच proved the supremacy of the British army and they became de facto rulers of बंगाल, बिहार, उड़ीसा। तो जैसे हमने बताया ना कि जब ब्रिटिशर्स बिहार में उनकी एंट्री हुई, यानी उस समय बंगाल में, तो उस समय बैटल ऑफ प्लासी पहले हुआ, ठीक है, 57 में, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ 1764 में, और यही 2 बैटल थे जिसके बाद पूरी तरह से जो पॉलिटिकल पावर है वो शिफ्ट कर गई और मुग़ल एम्परर और जितने भी नवाब्स थे, ठीक है, उन सब से पावर शिफ्ट होते हुए कहाँ चली गई, पावर सुप्रीमेसी मिल गई ब्रिटिशर्स को, ठीक है। उसके बाद पूरा प्रॉपर ब्रिटिश रूल पूरे इंडिया में स्टार्ट हो गया, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव थे, वो क्या थे उस समय, गवर्नर ऑफ बंगाल थे फ्रॉम 1757 से 60 एंड 65 से, ये हमने ऊपर भी देखा था। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर क्लाइव स्मार्टली फॉर्मुलेटेड द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ठीक है, इलाहाबाद की संधि, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद हुई थी, जिसमें क्या हुआ था, इस संधि के थ्रू ये हुआ था कि रेवेन्यू राइट्स जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के थे, ठीक है, वो मिल गए थे ब्रिटिशर्स को, एंड मेड द किंग ऑफ अवध डिपेंडेबल ऑन द मर्सी ऑफ द कंपनी, और जो अवध के किंग थे ना शुजा उद दौला, वो आ गए थे कंपनी के शरण में। आयर कुटे, ही वॉज द लीडर ऑफ द ब्रिटिश आर्मी इन द बैटल ऑफ वांडीवॉश, बैटल ऑफ वांडीवॉश जो हुआ था उसमें अय्यर कुटे जो थे वो ब्रिटिश आर्मी को लीड कर रहे थे 1760 में, और फ्रेंच को हराया था, और इस हार के बाद जो फ्रेंच की पावर थी वो डिमिनिश्ड हो गई थी इंडिया में। ये हमने जब कल एंग्लो फ्रेंच वॉर पढ़ा था ना, हमारा देखिएगा प्लेलिस्ट में एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन है, उसमें हमने एंग्लो फ्रेंच वॉर पढ़ा था, तो उसमें हमने इसके जिक्र किया है, तो देखिएगा। हेनरी वेंसीटार्ट थे, वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे, ठीक है, गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, गवर्नर ऑफ बंगाल। Who among the following were associated with the introduction of the Rayotwari settlement in India during British rule? तो इसका थॉमस
आपका हो जाएगा 2 और 3, अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो, ठीक है। तो कैसे सर, थॉमस मुनरो अलॉन्ग विथ अलेक्जेंडर रीड प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इंट्रोडक्शन ऑफ रेवतवाड़ी सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। तो इन दोनों का महत्वपूर्ण योगदान था रेवतवाड़ी सेटलमेंट को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने पर, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाइसरॉय वाज स्टैब्ड टू डेथ ऑन अंडमान आइलैंड। तो ये CDPO एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब है लॉर्ड मायो, ठीक है। लॉर्ड मायो वॉज द वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1869 to 1872। द प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ फाइनेंस वॉज स्टार्टेड बाई हिम। लॉर्ड मायो के थ्रू ही हुआ था ये डिसेंट्रलाइजेशन फाइनेंस का। पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन वॉज फॉलोड बाई मायो इन फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। ही सेट अप मायो कॉलेज इन अजमेर एंड राजकोट कॉलेज इन काठियावाड़, ठीक है, फॉर द पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस। इंडिया सेंसस स्टार्टेड ड्यूरिंग हिज टेन्योर इन 1871। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पहला सेंसस हुआ था 1871 में स्टार्ट शुरू हुआ था, तो वो लॉर्ड मायो के टाइम पे ही हुआ था, उस समय वो वाइसरॉय थे। ही ऑल्सो ऑर्गेनाइज स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो आप देखते होंगे तो स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये रीऑर्गेनाइज उनके द्वारा ही हुआ था। मायो वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल हु वॉज मर्डर्ड इन ऑफिस बाई पठान शेर अली इन पोर्ट ब्लेयर। तो इनका जो ऑफिस था, ठीक है, पोर्ट ब्लेयर में, उनमें एक पठान थे शेर अली, उनके द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगल रिफॉर्म ड्यूरिंग हिज टाइम वॉज द पासेज ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट इन 1872। ये इंपॉर्टेंट है कि इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में पास हुआ था इनके रीजन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड वेलेस्ली। तो देखिए, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी अलायंस इंट्रोड्यूस किया था, तो ये UPSC का क्वेश्चन है। देखिए, टू मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट अदर्स एक्सपेंस, टू कीप इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियन डेंजर, टू सिक्योर अ फिक्स्ड इनकम फॉर द कंपनी, टू एस्टेब्लिश ब्रिटिश पैरामाउंटेंसी ओवर द इंडियन स्टेट। तो इसका आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई लॉर्ड वेलेस्ली हु वॉज गवर्नर जनरल from 1798 to 1805. It was introduced to reduce Indian states to a position of dependence, ठीक है। तो सब्सिडरी अलायंस इसीलिए किया गया था कि आप हमारे अलायंस में जुड़ जाइए, और इससे क्या होगा कि जो इंडियन स्टेट्स है ना, उनकी डिपेंडेंसी गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उस पर, ब्रिटिशर्स जो थे उन पर निर्भर हो जाएगी, ठीक है, डिपेंडेंस ऑन द ब्रिटिश, एंड टू एलिमिनेट फ्रेंच पावर फ्रॉम इंडिया। और क्या कहते हैं कि सारे अलायंस बन जाएंगे, सब ब्रिटिशर्स के साथ जुड़ जाएंगे, तो जो फ्रांसीसियों की पावर है वो कम हो जाएगी। एंड देयर बाई कीपिंग इंडिया सेफ फ्रॉम नेपोलियंस डेंजर। अंडर दिस द रूलर हैड टू एग्री टू सर्टेन टर्म्स सच एज। तो ये क्या टर्म्स थे? अ ब्रिटिश फोर्स वॉज परमानेंटली स्टेशन इनसाइड द रूलर्स टेरिटरी। जो भी रूल जहाँ भी कर रहे हैं, जो लोकल रूलर्स हैं, वहाँ पे हमेशा परमानेंट ब्रिटिश फोर्स रहेगी। और उसका खर्च कौन उठाएगा? तो उसका खर्च जो वही वहाँ का रूलर है उसके ऊपर रहेगा उसका भार, ठीक है। उनका जितने भी खर्च वगैरह होंगे उन्हीं पे रहेगा। अ ब्रिटिश रेजिडेंट वुड बी पोस्टेड एट द कोर्ट। और एक ब्रिटिश रेजिडेंट हमेशा कोर्ट पे उसकी नियुक्ति रहेगी। नो अदर यूरोपियन कुड बी एम्प्लॉयड बाय द रूलर। किसी भी अदर यूरोपियन को ब्रिटिशर्स के अलावा कोर्ट में नहीं रखा जाएगा बिना कंपनी के सलाह के। नॉर कुड ही गो टू वॉर और नेगोशिएट विथ एनी अदर इंडियन रूलर विदाउट कंसल्टिंग द गवर्नर जनरल। मतलब पूरी तरीके से बाध्य कर दिया था कि जितने भी रूलर हैं वो अगर अलायंस में शामिल हो रहे हैं ब्रिटिशर्स के साथ, तो उनको जो भी निर्णय लेने होंगे अदर यूरोपियंस के साथ वो संबंध बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, रख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो ये सब पे पूरी तरीके से वो ब्रिटिशर्स कंपनी पे मतलब डिपेंडेंट हो गए थे। In return for all this, the British would defend the ruler from his enemies and adopt a policy of non-interference in the internal matters of the allied state। तो ये सारी चीज़ें हैं। Some of the Indian princes who accepted the subsidiary system were the निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है। निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने 1800 में इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। मैसूर ने 1799 में किया था, तंजौर ने 1799 में किया था, और अवध ने 1801 में किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लॉर्ड मायोज रिजोल्यूशन ऑफ 1870 आर करेक्ट, ठीक है। तो अभी इसे देख लेते हैं। इट वॉज द फर्स्ट स्टेप डेट बाइफर्केटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंसेस, ठीक है, सही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वेर एम्पावर्ड टू एडमिनिस्टर सर्टेन सर्विसेज, ठीक है। इट अटेम्प्टेड टू रेक्टिफाई एग्जिस्टिंग इम्पैरिटी, ठीक है। इट फोकस्ड ऑन
द एक्चुअल नीड्स ऑफ द प्रोविंसेस। ठीक है, तो ये जो लॉर्ड मायो का रिजोल्यूशन था 1870 उससे रिलेटेड है, तो ये सारे स्टेटमेंट्स हमारे क्या हैं, सही है। ठीक है, अब देख लेते हैं थोड़ा सा इन स्टेटमेंट्स के बारे में। रिचर्ड साउथवेल बोर्के 6th अर्ल ऑफ मायो, लॉर्ड मायो इनका ये पूरा नाम है, वॉज ए स्टेट्समैन फ्रॉम आयरलैंड। ठीक है, ये आयरलैंड के थे। हु हेल्ड द पोजीशन ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया फ्रॉम 1869 टू 1872, और इनका क्या हुआ था, एसेसिनेशन हुआ था शेर अली अफरीदी के द्वारा पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, मायो's रिजोल्यूशन ऑफ 1870 क्या था, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करना। ठीक है, वित्तीय, आपको इसको डिसेंट्रलाइजेशन को क्या कहेंगे, मतलब एक जगह निहित ना हो। ठीक है, उसका सेंट्रलाइजेशन ना हो, फाइनेंशियल जो भी पावर हैं उनका सेंट्रलाइजेशन ना करके उनका विकेंद्रीकरण, हाँ विकेंद्रीकरण हो। ठीक है, वॉज अ लेजिस्लेटिव डिवोल्यूशन इनॉग्रेटेड बाय द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, तो ये क्या, जैसा कि हमने ये सारे ऑप्शंस में देखा वही ऑप्शंस को यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो इसे आप देख लीजिएगा, PDF प्रोवाइड हो जाएगा आपको, तो एक बार इसको आप रीड कर लीजिएगा। ये सभी बात है मायो कॉलेज अजमेर में इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था। फिर से स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया और फर्स्ट सेंसस 1871 में इनके समय पे हुआ था, ये सब हमने देखा हुआ है। तो एक बार आप PDF प्रोवाइड हो जाएगा तो इसे पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, लॉर्ड लिटन इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, लॉर्ड लिटन से रिलेटेड है, तो स्ट्रेचर कमीशन, ठीक है, आर्म्स एक्ट इनके टाइम पे आया था, और पता है स्ट्रेचर कमीशन भी इनके टाइम पे था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इनके टाइम पे हुआ, इल्बर्ट बिल इनके टाइम पे नहीं था। ठीक है, ये तीनों तो हमने ऊपर देखा था, लॉर्ड लिटन के बारे में जब पढ़ा था ना ऊपर तो हमने देखा था। तो ये लॉर्ड लिटन का टेन्योर है यहाँ पे 76 से 80 के बीच में। रॉयल टाइटल्स एक्ट ऑफ 1876 था। इट वाज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम विच ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड क्वीन विक्टोरिया एज एम्प्रेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इस एक्ट से क्वीन विक्टोरिया को एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ठीक है, माना गया था। ठीक है, रिकॉग्नाइज़ किया गया था, ये हमने देखा था। ये भी ऊपर दिल्ली दरबार 1877 में लगा था। ठीक है, ये हमने देखा है, ये 1877 में फर्स्ट टाइम, 1903 में सेकेंड टाइम, और थर्ड टाइम 1911 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल अनाउंस किया गया था। ठीक है, ये भी हमने देखा है, कैसर हिंद की उपाधि, ठीक है, एम्प्रेस ऑफ इंडिया, ये हमने देख लिया। फिर ग्रेट फेमाइन ऑफ 1876, तो इसी में स्ट्रेचर कमीशन आपको बना था, और ये सारा क्या था, सेंट्रल इंडिया में और साउथ में ही था, मेनली पंजाब में, सेंट्रल इंडिया और पंजाब में था। इस फेमाइन से क्या हुआ था, लगभग 5 मिलियन पीपल इफ़ेक्ट हुए थे। ठीक है, उस ईयर पे, और इस पर काफ़ी ब्रिटिशर्स का वो क्रिटिसाइज़ किया गया था, जिसके बाद से फेमाइन कमीशन वगैरह बना और वो सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हुई थी। ठीक है, स्ट्रेचर कमीशन, तो ये एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसमें था कि जितने भी लोकल लैंग्वेजेस पेपर हैं उन पे रोक लगा दिया गया था कि उनका पब्लिकेशन नहीं हो सकता है। तो इसी में क्या हुआ था, अमृत बाज़ार पत्रिका है उस टाइम पे, उसको रातों रात जब उनको ये खबर पता चल गई कि ये एक्ट आ रहा है और इसके थ्रू जितने भी रीजनल लैंग्वेज के न्यूज़पेपर्स हैं उनको बैन कर दिया जाएगा, तो इन्होंने रातों रात क्या किया कि अपने न्यूज़पेपर को इन्होंने, शायद बंगाली में था या जिस भी लैंग्वेज में था लोकल, उससे इन्होंने इंग्लिश में चेंज कर लिया था। इस वजह से ये इस एक्ट से बच गए थे। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये सारी चीज़ें फैक्ट्स आप पढ़ लीजिएगा PDF से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वायसराय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया था, उसको डिसेंट्रलाइज किसने किया। तो अभी हमने मायो के बारे में पढ़ा था कि इनका भी फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन से था। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया है BPSC ने, ये 70th BPSC का है, मोर देन वन ऑफ द अबव है। तो आइए देखते हैं कौन कौन है। लॉर्ड मायो थे, तो इनका हमने पढ़ा ही कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन इन्होंने किया था, तो ये तो होंगे ही होंगे मायो। ठीक है, सेकेंड लॉर्ड रिपन है, इन्होंने क्या किया, कंसोलिडेटेड दिस डिसेंट्रलाइजेशन बाय ब्रॉडनिंग प्रोविंशियल कंट्रोल over finance and administration as well as by the promotion of self government in the localities particularly। तो लॉर्ड रिपन का भी इसमें रोल है। ठीक है, आगे में लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय बिटवीन 1899 एंड 1905, तो मोर रिकॉग्नाइज्ड फॉर सेंट्रलाइजेशन ऑल्सो प्रपोज सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स बट मेड नो नोटवर्थी कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। तो लॉर्ड कर्जन का वैसा कुछ रोल नहीं है।
तो इसलिए ऑप्शन ए और सी है, तो ये मोर देन वन ऑफ द अबव इसका आंसर होगा। फिर से देखिए, ये भी 17th बीपीएससी का क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट वाज नॉट एनेक्स्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, गोद बढ़ाई की नीति थी, ठीक है। इसमें क्या होता था कि कोई भी जो आपके लोकल जितने भी प्रिंसली स्टेट हैं, अगर उसमें कोई भी बायोलॉजिकल आपका मेल हायर नहीं होता है, ठीक है, आपके आगे जो वंश हैं आपके नहीं रहते हैं बायोलॉजिकल, तो वो क्या होता है, ऑटोमेटिकली वो स्टेट जो प्रिंसली स्टेट्स हैं वो ब्रिटिशर्स अपने कब्जे में ले लेते थे। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नागपुर, जयपुर, संबलपुर, सतारा, तो जयपुर है। नागपुर, संबलपुर, सतारा ये सारे जो थे एनेक्स कर लिए गए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, ठीक है। तो ये इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डलहौजी के थ्रू, उस समय वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। इस डॉक्ट्रिन के तहत यही था, जैसे हमने देखा, इफ़ अ रूलर ऑफ अ प्रिंसली स्टेट डेड विदाउट अ डायरेक्ट बायोलॉजिकल मेल हेयर, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वुड एनेक्स द स्टेट। यही सेम चीज़ झांसी में भी थी, जिस वजह से झांसी की रानी और ब्रिटिशर्स की लड़ाई हो रही थी, क्योंकि उनकी बायोलॉजिकल संतान नहीं थी, तो इस वजह से ब्रिटिशर्स जो थे झांसी को अपने अंडर में लेना चाह रहे थे, इसी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत में, ठीक है। इट रिजेक्टेड द ट्रेडिशनल इंडियन कस्टम ऑफ एडॉप्टिंग अ सन एज अ लीगल हेयर इन द एब्सेंस ऑफ अ नेचुरल वन, ठीक है। अगर आप किसी सन को अडॉप्ट करते हैं तो वो आपको लीगल हेयर नहीं माना जा रहा था, जैसा झांसी का भी यही सीन था झांसी में, ठीक है। द ब्रिटिश आर्ग्यू दैट adopted sons did not have legal rights to inherit the throne or sovereignty. Jaipur was a major princely state in Rajputana and had no issue of succession during Lord Dalhousie tenure. तो ऐसा जयपुर के केस में कोई ऐसा सीन नहीं था, तो जयपुर इज़ द राइट आंसर। इट हैड अ डायरेक्ट मेल हेयर एंड मेंटेन्ड अ कोऑपरेटिव रिलेशनशिप विद द ब्रिटिश। जयपुर में डायरेक्ट मेल हेयर थे और उनके रिलेशनशिप ब्रिटिशर्स से ठीक थे। दस इट वॉज नॉट एनेक्स्ड अंडर द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो ये देख लीजिएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा 25th। एट विच वाइसरॉय वॉज अ बॉम्ब थ्रोन ऑन द ओकेजन ऑफ हिज स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, लास्ट ईयर 71st में भी पूछा गया है। तो इसका आंसर होगा लॉर्ड हार्डिंग, ठीक है। जब लॉर्ड हार्डिंग दिल्ली में आए थे तो उनके ऊपर बॉम्ब फेंका गया था, ठीक है। देख लेते हैं इस घटना को। बॉम्ब वॉज थ्रोन एट वाइसरॉय लॉर्ड हार्डिंग ऑन 23 दिसंबर 1912। तो ये डेट्स भी आप याद रखिएगा, डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कई बार डेट्स डायरेक्ट पूछे जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। ड्यूरिंग हिज सेरेमोनियल स्टेट एंट्री इनटू दिल्ली, जब वो दिल्ली में एंट्री कर रहे थे उसी टाइम उन पर अटैक किया गया था। द अटैक ऑकर्ड वाइल ही वॉज राइडिंग एन एलिफेंट थ्रू चांदनी चौक इन दिल्ली। तो दिल्ली में जो चांदनी चौक है वहाँ से वो राइडिंग करके वो जा रहे थे एलिफेंट पे, तब ये अटैक हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग वॉज वाउंडेड बट सर्वाइव। तो उनको चोट लगी थी पर सर्वाइव कर गए थे। दिस अटैक वॉज द पार्ट ऑफ द दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। इसको दिल्ली लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी कहा जाता है, जिसको लीड किया था रास बिहारी बोस जी ने, और इसमें जो अदर फिगर्स इन्वॉल्व थे वो बसंत कुमार विश्वास भी थे। तो द इवेंट मार्क द ट्रांसफ़र ऑफ द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो इसी इवेंट के बाद पे क्या हुआ था कि जो ये ब्रिटिश कैपिटल थी उस समय कलकत्ता थी, उससे कलकत्ता से हटा के दिल्ली कैपिटल शिफ्ट हो गए थे। तो ये अब तक जितने भी हमारे क्वेश्चंस हैं ये आए हुए हैं गवर्नर जनरल और वाइसरॉय से रिलेटेड, तो ये हमने कर लिए हैं बीपीएससी में, और कुछ इसमें यूपीएससी के क्वेश्चन थे, कुछ जुडिशियल सर्विसेज एग्ज़ाम के थे बिहार के। तो ये टोटल 25 क्वेश्चंस हमने यहाँ देखे। अब आगे चलते हैं और ये देखते हैं प्री 1857 एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की जो क्रांति थी और उससे पहले की जो छोटे छोटे क्रांतियाँ हुई हैं, काफ़ी विलेज उसमें आपका पीजेंट्स मूवमेंट भी हैं कुछ, ठीक है। तो वो सब हम देखते हैं, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है सिंध वॉज कनकर्ड एंड एनेक्स्ड बाई, ठीक है। सिंध को कनकर्ड किसने किया था और किसने हड़पा था, तो वो है ऑप्शन नेपियर। सिंध वॉज रूल्ड बाई बलूची चीफ्स कलेक्टिवली नोन एज द अमीर्स ऑफ सिंध। इनको अमीर्स ऑफ सिंध से जाना जाता था। जो भी बलूची चीफ्स थे वो वहाँ रूल कर रहे थे सिंध में। द बलूचीज वेयर डिफीटेड बाय नेपियर, ठीक है। बलूची को किसने हराया था, नेपियर ने हराया था बैटल ऑफ मियानी में, ठीक है। बैटल ऑफ मियानी में, जो कि कब हुआ था, 17 फरवरी 1843, ठीक है।
1843 में। इससे कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। इन 1809 ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ लॉर्ड मिंटो द ट्रीटी ऑफ इटर्नल फ्रेंडशिप वॉज साइंड विद सिंध। निकोलस स्मिथ वॉज द ब्रिटिश इंडियन डेलीगेट टू सिंध। द ट्रीटी वॉज रिन्यूड इन 1820। ठीक है। 1832 विलियम बेंटिक सेंट कर्नल पोटिंगर टू सिंध टू साइन अ ट्रीटी विद अमीर्स। ठीक है, इन्हीं अमीर्स के साथ ट्रीटी साइन करने के लिए विलियम बेंटिक ने कर्नल पोटिंगर को भेजा था। ये 1832 की बात है। ठीक है, अभी बैटल हुई नहीं है, अभी ये सारी चीज़ें चल रही हैं, बाद में आगे बैटल ऑफ मियानी होगा। सिंध वॉज टर्न इनटू अ ब्रिटिश प्रोटेक्टरेट इन 1838 व्हेन लॉर्ड ऑकलैंड वाज द गवर्नर जनरल। तो उनके टाइम पे ये हुआ था, लॉर्ड ऑकलैंड के टाइम पे। इन 1839 सिंध एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस। तो अभी हमने देखा था ना, सब्सिडियरी अलायंस जो आपका लॉन्च किया इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड डेलहाउसी के द्वारा, तो सिंध ने उसको 1839 में एक्सेप्ट कर लिया था। फिर लॉर्ड एलेनबोर्ग के टाइम पे अ ट्रूप अंडर सर चार्ल्स नेपियर वॉज सेंट टू सिंध इन सितंबर 1842 टू टेक कंट्रोल ओवर देयर। सर चार्ल्स नेपियर वॉज अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ सिंध। उसके बाद नेपियर को वहाँ पे जीत मिली और उनको वहाँ पे गवर्नर ऑफ सिंध बता दिया गया। तो मतलब ये रिलेशन ऐसे ही रहा है, ब्रिटिशर्स और सिंध के बीच के रिलेशंस हुए हैं। ठीक है, रिलेशंस को दिखाया गया कि कभी उन्होंने सब्सिडी अलायंस ज्वाइन किया, फिर बाद में फिर वो मूव कर गया है, तो फिर अटैक किया गया उन पे, फिर बैटल ऑफ मियानी हुआ। ठीक है, फिर बाद में वही चार्ल्स नेपियर जो वहाँ लीड करके लेके गए थे अपनी सेना को, वो वहाँ के गवर्नर बन जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द फेमस बैटल ऑफ वांडीवॉस इन 1760 वॉज फाउट बाय द ब्रिटिश अगेंस्ट होम। तो देखिए कई बार मतलब बैटल ऑफ वांडीवॉस से हमने ऊपर भी देखा, वो गवर्नर जनरल वाले टॉपिक में भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, फिर यहाँ पे भी आपसे पूछा जा रहा है प्री रिवोल्ट ऑफ 1857 में। तो ये मतलब आप समझ सकते हैं कि जो टॉपिक्स हैं ना, आप उससे देख सकते हैं कि उस टॉपिक से कितने तरह से अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यही वो सब टॉपिक्स हैं जिनको आपको अच्छे से कर लेना है। जैसे लॉर्ड कर्जन से भी सवाल काफ़ी थे। ठीक है, तो उसका सिंपल सवाल है, फ्रेंच के बीच में एंग्लो फ्रेंच वॉर थी। ठीक है, बैटल ऑफ वांडीवॉस। ठीक है, इसमें हमने सब देखा ही था कि कहाँ हुआ था, तमिलनाडु में हुआ था, और जो फ्रेंच को लीड किया था उन्होंने सर आयरकुटे ने किया था। ठीक है, नहीं, ये सर आयरकुटे ने ब्रिटिशर्स को लीड किया था, ब्रिटिश आर्मी को, फ्रेंच आर्मी को लीड किया था कॉमेट डे लैली ने, जिसमें लैली जी को बहुत बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, ये 22 जनवरी 1760 को हुआ था। एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल है, हमने इसके बारे में पहले भी चर्चा की है, और एक लास्ट वीडियो जो अपलोड किया है एडवेंट्स ऑफ यूरोपियन, उसमें भी ये चर्चा है। ये कब हुआ था, 7 ईयर्स वॉर जो चल रहा था उस टाइम पे वर्ल्ड में। दिस बैटल इस्टेब्लिश ब्रिटेन एज द पैरामाउंट यूरोपियन पावर इन इंडिया। यहाँ से ब्रिटिश पावर उभर के आ गया था इंडिया में, और जो फ्रेंच थे वो सीमित हो गए थे, अपना जो उनका एरिया था वहीं तक, पौंडीचेरी वगैरह, महे, यनम, ये जो एरिया था वहीं तक ब्रिटिश पावर, फ्रेंच पावर सीमित रह गई थी, और केवल बिजनेस में ही वो इन्वॉल्व थे। उसके बाद उनका पॉलिटिकल उतना पावर सुप्रीमेसी थी नहीं। ठीक है, कमांडर इन चीफ ऑफ द इंग्लिश फोर्सेस ड्यूरिंग द बक्सर वॉर। ठीक है, ये तो बहुत आसान है, हेक्टर मुनरो। देखिए AAA BPSC में पूछा गया, कि हमने पढ़ाई है, ये सारी चीज़ें हमने, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये सारी चीज़ पहले देखा हुआ है। तो यही देखिए कैसे क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वॉज फेमस एज द कैपिटल ऑफ टीपू सुल्तान। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, ये कैपिटल थी टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान सन थे हैदर अली के। ठीक है, हैदर अली रूल मैसूर फ्रॉम 18 to 1799। तो जो हैदर अली थे वो वुडयार डायनेस्टी में एज अ हॉर्समैन वो एंट्री लेते हैं, और फिर धीरे धीरे अपन कैपेबिलिटी दिखाते हुए वो एक टाइम पे रूलर बन जाते हैं। ठीक है, और फिर वही रूलर वो बनते हैं, और उनकी वॉर चलती है, एंग्लो मैसूर वॉर। उसी दौरान उनका देहांत होता है। फिर जो उनकी आर्मी को लीड करते हैं और देखते हैं वो कौन, उनके सन देखते हैं, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान के गुड रिलेशंस थे फ्रेंच के साथ इंडिया में, यही बात ब्रिटिशर्स को खलती थी। ही मॉडर्नाइज्ड हिज आर्मी ऑन यूरोपियन लाइन्स एंड कंबाइंड देम विद ट्रेडिशनल मेथड्स। ठीक है, टीपू इंट्रोड्यूस मैनी एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन ड्यूरिंग हिज रूल, इंक्लूडिंग हिज कॉइनेज सिस्टम उनका जो था वो इंट्रोड्यूस किया था। मॉलडी लूनिसोलर कैलेंडर उनका एक कैलेंडर था, एंड अ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था टू इनिशिएट द ग्रोथ ऑफ द मैसूर सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है, मैसूर सिल्क इंडस्ट्री को
बढ़ाने के लिए। ही डाइड इन 1799 वाइल डिफेंडिंग हिज कैपिटल श्रीरंगपट्टनम, जिसको पहले श्रीरंगपट्टना से जाना जाता था, अभी श्रीरंगपट्टनम कहा जाता है। और ही प्लांटेड द ट्री ऑफ लिबर्टी एट श्रीरंगपट्टनम। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, इसे हम और गहराई से देखेंगे जब हम पढ़ेंगे एंग्लो मैसूर वॉर। चलिए, तो एंग्लो मैसूर वॉर ये आ ही गया है यहाँ पे देखिए। पहला जो था 1767 से 69, हैदर अली कमांडर थे, ठीक है। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ मद्रास से एंड हुआ था, ठीक है। सेकेंड 82-84, इसी दौरान हैदर अली जी की डेथ हो गई थी। फिर जो कमांड ले लिया था वो टीपू सुल्तान ने लिया था, और इस समय ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन किया गया था 84 में। फिर तीसरा 1792 में हुआ टीपू सुल्तान के अंडर में, यहीं पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुआ था, ठीक है। चौथा 99 में हुआ टीपू सुल्तान, और इस टाइम क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली बिकेम द गवर्नर जनरल एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर ऑन टीपू सुल्तान एलिजिंग हिज ग्रोइंग फ्रेंडशिप विद द फ्रेंच। टीपू सुल्तान लेड डाउन हिज लाइफ फाइटिंग ब्रेवली। वही फ्रेंच के साथ उनकी रिलेशनशिप फ्रेंडशिप बढ़ रही थी, जो ब्रिटिशर्स को नहीं सही लग रही थी, तो इस वजह से ये सारी चीज़ें थी। इनके पीछे भी काफ़ी चीज़ें हैं। जब ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम हुआ था, उनके बच्चों को रख लिया गया था और काफ़ी हैवी फाइन्स लगाया गया था, जिसको पूरा पेड नहीं कर पाए थे। समथिंग 70% पेड किया था, 50%, और बाकी रिमेनिंग देने के लिए तो फिर उनके बच्चों को कैप्चर कर लिया गया। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम ब्रीफली देखेंगे जब एंग्लो मैसूर वॉर पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं फिलहाल। विच मराठा पेशवा एक्सेप्टेड द सब्सिडियरी अलायंस फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये बाजीराव टू जो थे उन्होंने एक्सेप्ट किया था सब्सिडियरी अलायंस को सबसे पहले। ये पहले मराठा पेशवा थे जिन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो बाजीराव साइंड द ट्रीटी ऑफ बेसिन ऑन 31 December 1802, ठीक है। अदर सब्सिडियरी अलायंस साइंड बाय ब्रिटिशर्स विच रिड्यूस मराठा टू अ मेयर ब्रिटिश वैसलेज, ठीक है। तो ये ट्रीटी ऑफ देवागांव 1803 में हुआ था, जहाँ भोसले जो थे वो हार गए थे। फिर ट्रीटी ऑफ सूरंजन गांव, ये 30 दिसंबर 1803 में हुआ था, यहाँ पे सिंधिया को हार मिली थी। फिर जैसे जैसे ये हारते गए, ये सब लोग सब्सिडियरी अलायंस ज्वाइन करते गए। फिर ट्रीटी ऑफ राजपुर 1806 में, यहाँ पे होलकर जो थे इंदौर के, आपको पता होगा इंदौर में होलकर उस समय उनका राज्य था, तो वो वहाँ पे हार गए, ठीक है। फिर ट्रीटी ऑफ बेसिन वाज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ मराठा एम्पायर, ठीक है। मराठा एम्पायर में बहुत इंपॉर्टेंट है। द मराठास कॉन्फिडेंसी ब्रोक ड्यू टू दिस स्टेप, और इसके बाद से मराठा कॉन्फिडेंसी वो टूट गई थी। एज दिस पैक्ट हेल्प द ब्रिटिश टू टेक अप द टेरिटरीज ऑफ द मराठा। और इसी पैक्ट के बाद से क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे उन्होंने मराठा एम्पायर के जो टेरिटरीज थी उस पर अपना पूरा कब्जा कर लिया था, ठीक है, 1818 से। हु वॉज अपॉइंटेड डिप्टी दीवान ऑफ द बिहार रीजन आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। तो ये बताइए बैटल ऑफ प्लासी कौन थे, राजा सिताब रॉय थे, या मोहम्मद रज़ा खान थे, दुर्गादास थे, या पृथ्वी चंद्र रॉय थे, ठीक है। बताइए डिप्टी दीवान राजा सिताब रॉय was appointed deputy diwan of the Bihar region after the battle of Plassey, while Muhammad Raza Khan was appointed at Murshidabad by East India Company to collect revenue। तो रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए हमने बताया था ना आपको कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स गए थे, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स थे वो वहाँ के नवाब के पास। तो वही रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए लोगों को उन्होंने वहाँ पे अपॉइंट किया था डिप्टी दीवान, जिस पोजीशन का नाम था। तो जो बिहार में यहाँ पे थे वो थे राजा सिताब रॉय। बैटल ऑफ प्लासी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये तो हमने देख ही लिया है, एक बार आप रीड कर लीजिएगा। हु यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो ये पुर्तगीज़ थे। द पुर्तगीज़ यूज्ड हुगली एज अ बेस फॉर पायरेसी इन द बे ऑफ बंगाल। Portuguese reached Bihar via Hooghly in 17th century. They came to Bihar mainly for the trade of cotton cloth, ठीक है। कॉटन क्लॉथ करने के लिए बिहार में एंट्री ली थी पुर्तगालियों ने। हुगली वॉज इन अ गुड पोजीशन इन इंडस्ट्री, क्योंकि वो वही है नदी के किनारे है भाई, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री बढ़िया होगी ही होगी। एंड एग्रीकल्चर एंड वॉज द मेन इकोनॉमिकली ग्रोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल ड्यूरिंग द 16th सेंचुरी। तो उस टाइम पे आपको पता है कि ब्रिटिशर्स ने भी बंगाल पे क्यों ही अटैक किया था, बंगाल पे वो क्यों डोमिनेट करना चाह रहे थे। बंगाल बहुत ही रीच सोर्स टेरिटरी थी उस टाइम पे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। तो इसीलिए पुर्तगालियों ने भी वहाँ पे अपना कदम जमाने की कोशिश की थी। दे सेल्ड फ्रॉम द बे ऑफ बंगाल टू हुगली टू अवॉइड कस्टम ड्यूटी, ठीक है। वो कस्टम ड्यूटी को अवॉइड करने के लिए वहीं से अपनी सारी चीज़ें देखते थे।
ड्यू टू इंक्रीज्ड पायरेसी एंड स्लेव ट्रेड बाय द पोर्टुगीज, द पोर्ट ऑफ हुगली वॉज सेक्ड बाय शाहजहां फोर्स इन 1632। और यहीं से मुग़ल और पुर्तगालियों का आपस में जो रिलेशन था ख़राब हुआ, और जिसके बाद मुग़ल्स और ब्रिटिशर्स के रिलेशन अच्छे होने लगे। तो मुग़ल क्रॉनिकल्स, लाहौरीस पदसनामा एंड इनायत खान शाहजहाँनामा प्रोवाइड अस विथ अकाउंट्स ऑफ दिस इवेंट। तो ये जो शाहजहाँनामा है, जो शाहजहाँ के ऊपर इनायत खान ने लिखा हुआ है, और पदसनामा जो शाहजहाँ पे ही लिखा हुआ है लाहौरी जी ने, उससे ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। द पोर्टुगीज़ वेर द फर्स्ट यूरोपियंस टू कम टू इंडिया एंड द लास्ट वन टू लीव। ये हमने पढ़ाई है कल, जो आप एडवेंट्स ऑफ द यूरोपियन वाला हमारा वीडियो देखेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें का जिक्र है। ठीक है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा वाज अपॉइंटेड फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर, और ब्लू वाटर पॉलिसी, कार्टिस पॉलिसी से हम कहते हैं, जो आपको ट्रेड करने के लिए अरेबियन सी में एक लाइसेंस लेना पड़ता था, जो कि ये पुर्तगाली ये प्रोवाइड कराते थे। ठीक है। तो ये ब्लू वाटर पॉलिसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। द सिस्टम अंडर विच द पीजेंट हिमसेल्फ ओन्स द लैंड एज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट इज़ नोन एज। तो ये हमें रियोतवारी सिस्टम से जाना जाता है। आपने ऊपर भी देखा होगा, एक रियोतवारी सिस्टम से क्वेश्चन था कि कौन कौन किस किस को माना जाता है, क्रेडिट दिया जाता है रियोतवारी सिस्टम के लिए, ऊपर एक क्वेश्चन था। तो देखते ही कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और सर थॉमस मुनरो को माना जाता है। इंडिया में ऐसा कहा जाता है कि उस समय 51% जो टोटल ब्रिटिश इंडिया का लैंड था ब्रिटिश टाइम पे, तो वो रियोतवारी सिस्टम वहाँ पे चलता था। और इसके जो मेनली एरिया थे मद्रास, बॉम्बे, फिर असम के कुछ पार्ट में, कुर्ग प्रोविंस में, ये सब पे थे। ठीक है। रियोतवारी सिस्टम में क्या होता था कि द लैंड रेवेन्यू वॉज पेड बाय द फार्मर्स डायरेक्टली टू द स्टेट। जो फार्मर्स होते थे वो डायरेक्टली स्टेट को लैंड रेवेन्यू पे करते थे। इन दिस सिस्टम द इंडिविजुअल कल्टिवेटर कॉल्ड रियोत। ठीक है। जो भी उगाते थे कल्टिवेटर्स, उनको रियोत कहते थे, और उनके पास फुल राइट्स होता था रिगार्डिंग द सेल, ट्रांसफ़र एंड लीजिंग ऑफ द लैंड। ठीक है। अपने लैंड को लेकर के जितने भी राइट्स थे वो सब उनके पास फुल्ली रहते थे। द रियोत्स कुड नॉट बी एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड एज लॉन्ग एज दे पेड द रेंट। तो जब तक वो ब्रिटिशर्स को ब्रिटिश स्टेट को रेंट देते रहेंगे, तब तक उनको उनकी ज़मीन से कोई हटा नहीं सकता था। ये रियोतवारी सिस्टम है, जो आपके मतलब रियोतवारी सिस्टम जो थी वो यही थी। द रेवेन्यूज रेट्स ऑफ द रियोतवारी सिस्टम में 50% ऑन ड्राई लैंड एंड 60% ऑन इरीगेटेड लैंड। ठीक है। ये रेवेन्यू रेट्स था। फिर दूसरा था हमारा महलवारी सेटलमेंट। ठीक है। महलवारी सेटलमेंट में क्या था, ये 1822 में इंट्रोड्यूस किया गया था लॉर्ड मैकेंजी और रॉबर्ट मेटिनस बर्ड के द्वारा। ठीक है। ये सेंट्रल प्रोविंस में चला था। तो ये देखिएगा, ये आपका ज़्यादातर ये साउथ में की तरफ था और कुछ पार्ट असम और कुर्ग में, और ये आपका सेंट्रल प्रोविंस में था। जैसे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हो गया, आगरा, पंजाब, गेंगेटिक वैली जो हमारा है उस सब में था। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलता था कि जो द लैंड थे उनको डिवाइड कर दिया गया था महल्स में, और ईच महल कंप्राइज वन और मोर विलेज। हर महल में एक या एक से ज़्यादा विलेजेस होते थे, और विलेज के जो हेडमैन होते थे, जो विलेज कमेटी होती थी, उसको असाइन किया जाता था टैक्स कलेक्ट करने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पे था कि जो डायरेक्ट महलवारी ये रियोतवारी सिस्टम में कि जो लैंड ओनर है डायरेक्ट वो टैक्स कलेक्ट करता था, और उसका जो कुछ परसेंट है वो एज अ रेंट स्टेट को देता था। और यहाँ महलवारी में क्या था कि एक महल बनाया गया था, उसमें कुछ विलेजेस, एक विलेजेस या एक से ज़्यादा विलेजेस होते थे, और उन महल के लिए क्या कहते थे, एक हेडमैन को अपॉइंट किया जाता था या विलेज कमेटी को, और वही विलेज कमेटी का काम होता था कि वो टैक्स कलेक्ट करे। ठीक है। और फिर तीसरा था परमानेंट और ज़मींदारी सेटलमेंट, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1793 में परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है। इसमें क्या होता था कि ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में ये मेनली था, वाराणसी में भी, और 19% ब्रिटिश लैंड जो थे उस समय में वहाँ पे ये आपका ठीक है ये लॉ था। एंड बाय द इवनिंग ऑफ द प्री डिफाइंड डेट द रेवेन्यू मस्ट बी डिपॉजिटेड बाय ईच जमींदार। तो इसमें क्या था कि हर मतलब आपको हैंस इट इज़ कॉल्ड सनसेट लॉ। तो इसमें ये था कि बाय द इवनिंग ऑफ द प्री डिफाइंड डेट एक दिन निर्धारित किया जाता था, और उस दिन के शाम होने तक आपको क्या करना है कि रेंट जितने भी ज़मींदार्स हैं उनको जो रेवेन्यू है वो डिपॉजिट कर देना है। ठीक है। उस डेट निर्धारित तिथि के शाम से पहले, इसलिए इसे सनसेट लॉ भी कहा जाता है। ज़मींदार्स वे रिकॉग्नाइज्ड एज द ओनर्स ऑफ द लैंड्स, और ज़मींदार को जो भी लैंड थे उसका मालिक के
तौर पे रिकॉग्नाइज़ किया जाता था। और इसमें क्या होता था कि 1/11 जो शेयर है वो ज़मींदार को जाता था और 10/11 जो होता है भाग वो जाता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो सोचिए मतलब कितना ज़्यादा लूटा जा रहा है यहाँ पे कंपनी द्वारा। देख रहे हैं ना यहाँ पे साफ साफ यही सारी चीज़ें हैं, 1/11 ज़मींदार को और बाकी सारा 10/11 भाग कंपनी को। हु इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ महलवारी सेटलमेंट इन बंगाल, तो अभी हमने देखा वॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, रियोतवारी सिस्टम वाज इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन, तो रियोतवारी सिस्टम सबसे पहले कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था? तमिलनाडु में। अभी हमने देखा इनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रॉयड द पीसेंट राइट ओवर द लैंड कल्टिवेटेड बाई द देम? परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट सेटलमेंट में ऐसा था। ठीक है, हु वॉज द रूलर ऑफ इंडिया व्हेन द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म? हाँ, तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब फॉर्म हुई उस टाइम पे कौन? ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी कब फॉर्म हुई थी? 1600 में हुई थी बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ठीक है, 1600 में हुई थी। तो उस टाइम 1600 में कौन था? मुग़ल एम्परर अकबर थे। ठीक है, सबसे लंबा काल इनका रहा है। अकबर का और औरंगज़ेब का भी इतना ही लंबा लगभग रहा है कार्यकाल। तो 1556 से 1605 उस टाइम पे ही थे। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कौन था? कैसे था? रॉयल चार्टर एक्ट 31 दिसंबर 1600 के थ्रू ये बनी थी। ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ के थ्रू। इट वॉज फॉर्म टू गेट इन्वॉल्व इन द ईस्ट इंडियन स्पाइस ट्रेड विच हैड बीन अ मोनोपोली ऑफ स्पेन और पुर्तगाल। तो उस समय स्पेन, जैसा आपको पता है कि पुर्तगाली आ गए थे 1498 में। जो अरब ट्रेडर्स थे उनको उनके डोमिनेशन को रोकने के लिए और स्पाइस के ट्रेड में एंट्री करने के लिए। ठीक है, 1498 में इंडिया आ गए थे वास्को डी गामा। उसके बाद उनकी मोनोपोली हो रही थी, तो उसको तोड़ने के लिए, स्पेन और पुर्तगालियों की मोनोपोली को तोड़ने के लिए ये कंपनी का फॉर्मेशन 1600 में किया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी मेनली ट्रेडेड इन कॉटन, इंडिगो, डाई, सिल्क, सॉल्ट पेटर, ओपियम एंड टी। ये सारे वो बिजनेस एरिया थे जिसमें वो ट्रेड करते थे। ठीक है, वेयर डिड झांसी की रानी लक्ष्मीबाई डाई? तो ये 67 बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। ग्वालियर। 1858 18 जून को रानी लक्ष्मीबाई डाइड इन ग्वालियर एट अ प्लेस नोन एज कोटा की सेराई वाइल फाइटिंग हर लास्ट बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। कैप्टन ह्यूज रोज जो थे कॉल्ड रानी ऑफ झांसी द मोस्ट डेंजरस ऑफ ऑल द इंडियन लीडर्स। तो ये पूछा जा सकता है कि किसने रानी झांसी की रानी को सबसे डेंजरस लीडर बताया था, जो भी इंडिया के उस समय लीडर्स थे उसमें। तो कैप्टन ह्यूज रोज ने कहा था। झांसी वाज एनेक्स्ड बाय द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। देखिए हमने ऊपर बताया था ना, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जिक्र किया था वहाँ पे झांसी का। ठीक है, 1854 में। रिसेंटली द झांसी रेलवे स्टेशन, ये करेंट अफेयर से रिलेटेड, हालांकि तो काफ़ी टाइम हो गया लेकिन है। झांसी रेलवे स्टेशन रीनेम्ड एज वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो याद रखिएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनस हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ये देख सकते हैं सही है, नाना साहब ने भी पार्टिसिपेट किया था, सबने किया था, जीनत महल ने भी, हज़रत महल ने भी, मौलवी अहमदुल्ला ने भी। तो इसका आंसर ई होगा। तो ये देख लीजिए, ये इम्पॉर्टेंट है। कौन किसने कहाँ से नेतृत्व किया था? तो कुंवर सिंह, ये इम्पॉर्टेंट है, बिहार के दृष्टिकोण से। ठीक है, बिहार में इन्होंने लीड किया था। नाना साहब ने कानपुर से किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने फैज़ाबाद से किया था, खान बहादुर खान जी ने बरेली से किया था, बेगम हज़रत महल ने लखनऊ से, बहादुर शाह जफ़र जी ने दिल्ली से, रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी से, लियाकत अली जी ने इलाहाबाद से और दीवान मनी राम दत्ता जी ने असम से। तो ये इन्होंने मेनली 1857 रिवोल्ट, जैसा हम जानते हैं कि एक यूनाइटेड रिवोल्ट नहीं था, ये हर जगह अलग अलग क्षेत्र में हुआ, अलग अलग समय पे हुआ। तो बस वही है कि कब किसने कहाँ से लीड किया। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन। तात्या टोपे हुज चाइल्डहुड नेम वाज रामचंद्र पंडुरंग वाज द कमांडर ऑफ नाना साहब। ठीक है, हमें पता है। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन गुरिल्ला वॉरफेयर में एक्सपर्ट थे। ही हेल्प लक्ष्मीबाई इन इंदौर ड्यूरिंग द रिवोल्ट। तात्या टोपे वॉज डिफेटेड बाई सर कॉलिन कैम्पबेल ऑन 6 दिसंबर 1857। ठीक है, वेयर डिड द रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 स्टार्ट? ये इम्पॉर्टेंट है कि 1857 का रिवॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो ये मेरठ से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आइए देख लेते हैं 1857 रिवॉल्ट के बारे में। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ ऑन 10 मई when the 3rd Native Infantry refused to touch the new cartridge and openly rebelled against the authorities। तो जो न्यू कार्ट्रिज आए थे उससे काफ़ी ज़्यादा, उसका नाम क्या था आपका? न्यू एनफील्ड
राइफ़ल था, ठीक है। और उसका ट्रिगर पॉइंट ये था कि कहा जाता है कि जो कार्ट्रिज थे उसके जो ओपन उसको कार्ट्रिज को खोलने के लिए आपको क्या करते हैं कि आपको मुंह से खोलना पड़ता था, और उसके जो ग्रीस कहा जाता है कि जो राइफ़ल्स के कार्ट्रिजेस थे उसमें काउज़ और पिग्स की चर्बी मिलाई हुई थी, तो इस वजह से उसको लेकर के काफ़ी रिवोल्ट हुआ। वहाँ के जितने भी आपके फौजी भाई बंधु थे उन्होंने रिवोल्ट किया। तो सीपॉयज रिफ्यूज़ टू यूज़ दिस एज दे बिलीव डैट इट वुड हार्म देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड रिवोल्टेड ओपनली। तो क्योंकि वो अपनी अपनी धार्मिक मान्यता से उनके रिलेटेड थी ये सारी चीज़ें, तो इस वजह से वो मना किया उन लोगों ने कि हम नहीं करेंगे, और रिवोल्ट स्टार्ट हुआ। They left Meerut on 10 May 1857, reached Delhi on 11 May 1857 and captured it on 12 May 1857. They declared बहादुर शाह जफ़र as Emperor of India। तो उस समय उन लोगों ने बहादुर शाह जफ़र को एज सिंबल उन्होंने एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया और कहा कि हम आपके नेतृत्व में अब ये रिवॉल्ट हम करेंगे। द सक्सेस ऑफ द दिल्ली रिवॉल्ट सेंसिटाइज्ड मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड द रिवॉल्ट स्प्रेड ओवर टू द एरियाज ऑफ अवध, रोहिलखंड, वेस्टर्न बिहार, ठीक है। तो दिल्ली में जब सक्सेस मिली इसको तो इसका स्प्रेड और भी जगह पे होने लगा। और रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज फॉर्मली इनिशिएटेड इन बिहार एट रोहिणी विलेज, देवगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मली रोहिणी विलेज देवगढ़ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। इन मार्च 1857 वेयर डिड मंगल पांडे स्टार्ट द रिवॉल्ट, ठीक है। वही थे मेरठ नहीं सॉरी, ये मेरठ से तो आपका स्टार्ट हुआ था, लेकिन मंगल पांडे ने कहाँ से, तो वो बैरकपुर से किया था, ठीक है। ये कंफ्यूजिंग है, देखिए मैंने भी ये मेरठ लगा दिया, बैरकपुर से। बिफोर द मेजर आउटब्रेक ऑफ 1857 रिवोल्ट ऑन 29 मार्च 1857 सोल्जर्स ऑफ बैरकपुर रिफ्यूज टू यूज़ द फैट कंटेनिंग कार्ट्रिजेस एंड मंगल पांडे अटैक्ड एंड किल्ड सर्जेंट मेजर ऑफ हिज यूनिट एट बैरकपुर। तो ये पहले ही हो गए थे घटना 29 मार्च 1857 को, और जो ये मेरठ में हुआ था 3rd नेटिव इन्फेंट्री वाला केस था, ये 10 मई से हुआ था, ये उसके पहले की बात है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सीपॉयज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रिबेलियस। ये देखते हैं। द एफर्ट्स ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी टू स्प्रेड क्रिश्चियनिटी, द ऑर्डर टू द सीपॉयज टू ट्रेवल ऑन शिप्स, द स्टॉपेज ऑफ भट्टा, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स। तो इसका जो आंसर दिया है नन ऑफ द अबव मोर देन ऑफ द अबव दिया है, तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, द इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर वाज नॉट अ रीज़न फॉर मेकिंग द सीपॉयज ऑफ EIC रिबेलियस। इसका आंसर है, इस वजह से आयोग ने इसका आंसर दिया है इनएफिशिएंसी ऑफ द ऑफिसर्स, डी दिया, माफ़ कीजिएगा मैं ये देख रहा था, डी है इसका आंसर, ठीक है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बिट्रेड रिबेल्स इन 1857? विश्वनाथ दुबे, गणपत पांडे, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, जमदार माधव सिंह। तो इसका आंसर दिया है विश्वनाथ दुबे। विश्वनाथ दुबे ने धोखा दे दिया था रिबेल्स में 1857 में, कैसे देखते हैं। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव वॉज द जागीरदार ऑफ बरकागढ़ स्टेट अंडर द महाराज ऑफ छोटा नागपुर, वाइल पांडे गणपत राय वॉज द दीवान ऑफ महाराज ऑफ छोटा नागपुर, ठीक है। तो पांडे गणपत राय वहाँ दीवान थे और ठाकुर विश्वनाथ सहदेव वो वहाँ पे जागीरदार थे, कहाँ पे, महाराजा ऑफ छोटा नागपुर के अंडर में बरकगढ़ स्टेट में। फिर क्या हुआ, बोथ ऑफ देम जॉइंट हैंड्स टू फाइट द ब्रिटिश रूल डिस्पाइट अपोजिशन बाय। तो महाराज वहाँ पे अपोज कर रहे थे कि नहीं आप फाइट नहीं करेंगे ब्रिटिश रूल के खिलाफ, लेकिन इन दोनों ने किया। हु साइडेड विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। फिर क्या होता है, विश्वनाथ सहदेव एंड गणपत राय प्रोसीडेड टू मीट वीर कुंवर सिंह ऑफ जगदीशपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट। तो ये आते हैं जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह जी से मिलने के लिए, ठीक है, और अलायंस बनाने के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो गणपत राय लेड द रिबेलियन ऑफ सीपॉयज इन द दोरोंदा आर्मी कैंप ऑफ रांची, बट द बिट्रेयल ऑफ विश्वनाथ दुबे लेड द ब्रिटिशर्स टू अरेस्ट द हीरोज ऑफ द 1857 रिवॉल्ट। लेकिन इसमें क्या हुआ था, इन्होंने धोखा कर दिया था, गणपत राय जी ने तो लेड किया था आर्मी को, लेकिन जो विश्वनाथ सहदेव थे उन्होंने क्या किया कि धोखा दिया, और जिस वजह से काफ़ी सारे उस समय जो हमारे रिवोल्टर्स थे उनका अरेस्ट कर लिया गया था।
तो यहाँ नाम में देखिएगा दो तरीके से है, यहाँ पे इन्होंने विश्वनाथ दुबे दिया है और यहाँ पे ये विश्वनाथ सहदेव कह रहे हैं, तो ये कुछ कन्फ्यूज़न है। विश्वनाथ सहदेव है और यहाँ दुबे है आंसर। तो ये एक बार मैं आपको देख के फिर इसको क्रॉस चेक करके एक बार मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं। Who among the following did not rebel against the British India Company control over them? तो इसका आंसर राजा ऑफ विजिंग्राम, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, दीवान वैल्यू। तो ये कह रहा है कि किसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट रिबेल नहीं किया था, तो इसका आंसर है निज़ाम ऑफ हैदराबाद। विजयनगरम के बारे में, राजा ऑफ विजयनगरम के बारे में जानते हैं। इन्होंने रिवोल्ट किया था ब्रिटिशर्स के खिलाफ 1794 में, जब बैटल ऑफ पद्मनाभम हुआ था, when they demanded tribute and asked to disband his troops. After this battle the kingdom was annexed by the Britishers। तो यहाँ पे भी इनकी हार हो गई थी और फिर ब्रिटिशर्स ने अपने राज्य में इसे सम्मिलित कर लिया था। निज़ाम ऑफ हैदराबाद, इन्होंने तो हमेशा ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया। हैदराबाद वॉज द फर्स्ट प्रिंसेस स्टेट टू एंटर इनटू अ सब्सिडियरी अलायंस। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फर्स्ट स्टेट टू एक्सेप्ट द सब्सिडियरी अलायंस, तो ये हैदराबाद है 1798 में। द सब्सिडियरी अलायंस हमने ये देख ही लिया है। इसके बारे में देखते हैं। पॉलीगर ऑफ तमिलनाडु, पॉलीगर्स वेयर फ्यूडेटरीज हु वेयर सिमिलर टू द राजपूत्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, ठीक है। दे वर मिलिट्री कमांडर्स हु गॉट पेड फॉर their services in the form of land. They revolted as they refused to accept the suzerainty of the British and the revenue demands। तो इन्हें भी ब्रिटिशर्स के रेवेन्यू डिमांड सुजैरिटी पसंद नहीं थी, एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे, तो इन्होंने भी रिवोल्ट कर दिया। Who among the following was associated as secretary with Hindus female school which later came to be known as Bethune female school? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर इसका आंसर है। ये यूपीएससी में 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये सारा आपका विद्यासागर उन सब से रिलेटेड है, तो इन सब चीज़ों को हम एक रिलीजियस वाला ये कवर करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे। तब तक बाकी आप इसको पढ़ना चाहें फैक्ट्स तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर द रीजन्स फॉर द फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे मेंस में भी आपका कई बार क्वेश्चन आपको फ्रेमिंग करके पूछता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड आपके पास सारे डाटा रहेंगे, तो ये आपके क्या करेंगे, आंसर राइटिंग को एनहेंस कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं। द मिलिट्री सुपीरियरिटी ऑफ द ब्रिटिश, ठीक है। द रिबेल्स डिड नॉट हैव अ यूनिफाइड प्रोग्राम एंड आइडियोलॉजी। जी, हमने ऐसा बात किया था ना कि यूनिफाइड नहीं थे, एकजुट नहीं थे, एक साथ नहीं थे, सब अलग अलग अपने अपने रीजन्स में लड़ रहे थे, अपने अपने उनके अलग अलग क्या कहते हैं एम्स थे। किसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हुआ था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के खिलाफ, किसी का कहीं कुछ हो रहा था, कहीं कुछ हो रहा था, मतलब सब एकजुट नहीं थे, ठीक है। वो एकजुट जब बाद में हुए तो देख सकते हैं आपको उसका परिणाम मिला। महात्मा गांधी जब सबको इंडिया को पूरा उन्होंने भ्रमण किया, उसके बाद सबको एक लेवल पे एकजुट करके एक राष्ट्रीय मंच देते हुए रिवोल्ट को चलाया था, तो तब ये चीज़ें हुई थी। वही यहाँ पे लैप्स थी, ठीक है, 1857 के रिवोल्ट में, इसलिए ये फेलियर माना जाता है। देयर वॉज अ लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। सही बात है, सब लोगों ने पार्टिसिपेट कहाँ किया था, उसमें कुछ लोग ही थे, ठीक है। तो ये सारे ये तीनों रीजंस सही है। मिलिट्री सुपीरियरिटी तो थी ब्रिटिशर्स की, इंडिया से तो भाई उस समय सुपीरियर ही थे ना, इंडिया के पास खुद की कुछ मिलिट्री वगैरह थोड़ी थी, वो तो उसके अंडर में ही थे। तो तीनों इसका आंसर होगा, ठीक है। ये जैसा हमने देखा इसका एक्सप्लेनेशन वही दिया हुआ है कि ऑल इंडिया पार्टिसिपेशन वाज एब्सेंट, ठीक है। ईस्टर्न साउदर्न वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया रिमेन मोर और लेस अनअफेक्टेड, ठीक है, केवल सेंट्रल मेनली एक्टिव था। ऑल क्लास डिड नॉट ज्वाइन, ठीक है, सर्टेन क्लास ही उसमें थी, ठीक है। ग्रुप्स डिड नॉट ज्वाइन एंड सम इवन वर्क अगेंस्ट द रिवोल्ट। जैसे जमींदार्स थे, मनी लेंडर्स थे, जो उस समय पढ़े लिखे इंडियंस थे, वो सब क्या थे, उन्होंने साथ दे दिया ब्रिटिशर्स का ही, वो रिवोल्ट में पार्टिसिपेट ही नहीं किया उन्होंने। प्रिंसली स्टेट जैसे ग्वालियर, इंदौर के होलकर हो गए, ठीक है ना, सिंधिया हो गए, इन सब ने भी क्या किया था, सब्सिडियरी अलायंस वगैरह ज्वाइन कर लिया था। तो ये भी रिवोल्ट में इन्होंने साथ नहीं दिया, ब्रिटिशर्स के साथ थे। तो ये सारे ये सब रीजंस हैं, ठीक है। पुअरली ऑर्गेनाइज था, कोऑर्डिनेशन नहीं था, ठीक है। यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, मतलब राष्ट्र को लेकर के सब नहीं लड़ रहे थे, ठीक है। द म्यूटिनियर्स लैक्ड अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉलोनियल रूट, नॉट डिड दे हैव अ फॉरवर्ड लुकिंग प्रोग्राम, अ कोहेरेंट आइडियोलॉजी,
कि कोई विचारधारा मतलब आइडियोलॉजी उनकी नहीं थी उस टाइम पे, और पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव नहीं था, मिसिंग था। सोसाइटल अल्टरनेटिव, द रिवेल्स रिप्रेजेंटेड डाइवर्स एलिमेंट्स विद डिफरिंग ग्रीवेंसेज एंड कॉन्सेप्ट ऑफ करंट पॉलिटिक्स। तो वही है, यूनिफाइड नहीं थे ना उस समय में, एक यूनिफाइड आइडियोलॉजी नहीं थी, तो इस वजह से ये सारे रिवॉल्ट जो थे वो फेल हो गए 1857 के। ये जो हिस्टोरियंस हैं उसका रिवॉल्ट ऑफ 1857 के नेचर पे कमेंट्स हैं, तो ये सारे फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा इनको पीडीएफ में, ठीक है। वीडी सावरकर ने क्या कहा, सेन, मजुमदार, नेहरू, एम.एन. रॉय, आर.पी. दत्त, देख लीजिएगा, इनको एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। विच ट्रीटी वॉज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर के बाद ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हुई थी, ये हमने पूरा देखा ही है, ठीक है। 2 ट्रीटी हुई थी इलाहाबाद की, एक 14 अगस्त को हुई थी जो कि साइन किया गया था रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम के बीच में, और दूसरा जो हुआ था वो 16 अगस्त को हुआ था, वो साइन किया गया था रॉबर्ट क्लाइव ब्रिटिशर्स की तरफ से और नवाब ऑफ अवध के बीच में, ठीक है। तो इसमें इस ट्रीटी के अलावा हमने ये नहीं देखा था कि ट्रीटी में क्या क्या प्रोविजंस थे, तो ये थे कि शुजा-उद-दौला जो नवाब थे, ठीक है, अवध के, उन्होंने एग्री किया था कि वो इलाहाबाद और कारा को शाह आलम 2 को दे देंगे, ठीक है, और 50 लाख रुपए कंपनी को देंगे एज वॉर इंडेमनिटी, जो भी क्षति नुकसान हुआ है ब्रिटिशर्स को इस वॉर के चलते, तो उसके लिए 50 लाख रुपए उस समय, सोचिए उस समय में 1765 में वो देंगे 50 लाख कंपनी को। और गिव बलवंत सिंह ज़मींदार ऑफ बनारस फुल पोजीशन ऑफ हिज स्टेट, ठीक है, बलवंत सिंह को जो बनारस के ज़मींदार थे उनको फुल पोजीशन दे दिया जाएगा। और शाह आलम 2 के साथ क्या संधि हुई थी, तो ये हुई थी कि वो रिसाइड एट इलाहाबाद में रहेंगे, टू बी सीडेड टू हिम बाय द नवाब ऑफ अवध। नवाब ऑफ अवध से जो इलाहाबाद और कारा था ना, तो वो ले करके शाह आलम 2 को दे दिया गया था। और इशू ऑफ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन लिeu ऑफ एनुअल पेमेंट ऑफ 26 लाख। तो वही है, उस समय पे ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ गए थे, ले लिया गया था बंगाल, बिहार और उड़ीसा का, और साथ में क्या बोला गया था कि हम आपको एनुअल पेमेंट करेंगे 26 लाख का। तो शाह आलम को ये एनुअली 26 लाख रुपए देते थे और पूरा दीवानी राइट्स ले लिया गया था, ठीक है। और प्रोविज़न ऑफ ₹53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर निज़ामत फंक्शंस, मिलिट्री डिटेंस, पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस ऑफ द सेट प्रोविंस। तो जो भी प्रोविंसेस हैं उसमें ये प्रोविज़न रखा गया था कि 53 लाख कंपनी को दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे वो सारे वो फंक्शंस देखेगी ना, मिलिट्री, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सारा ये सारी चीज़ें देखेगी, तो 53 लाख उनको मिलना चाहिए उसका, एज अ क्या कहते हैं उसको, प्रोविज़न ऐसा रखा गया था। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश फैक्ट्री ऑफ एट पटना इन विच ईयर। तो इसका आंसर जो बीपीएससी ने दिया वो 1632 दिया है, ठीक है। 1632 में इन्होंने कहाँ पे इस्टेब्लिश किया था, पटना में, ठीक है। हमने देखा ही था कि पीपल ऑफ हॉलैंड को हम डच कहते हैं, जो कि अब नेदरलैंड है, ठीक है। पुर्तगीज़ के बाद डच ही थे जो सेकेंड यूरोपियंस इंडिया में आए थे। ये सारी चीज़ें हमने कल जो एडवेंट ऑफ यूरोपियंस टॉपिक है हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएगा, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, उसमें ये सारी चीज़ें हमने डीपली डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 ऑफ देयर टेरिटरी एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द। तो ये काफ़ी आसान है, आपको एक पता रहेगा कुंवर सिंह, जगदीशपुर, तो आप उससे एलिमिनेट कर सकते हैं ए का 3, ठीक है। तो बाकी और किसी ऑप्शंस में भी नहीं है, तो बस आपको एक भी पता है तो उससे आप एलिमिनेट करके आंसर निकाल सकते हैं, सी होगा। तो कुंवर सिंह ने जगदीशपुर से किया था, हज़रत महल जी ने लखनऊ से किया था, ठीक है। फिर आपका खान बहादुर जी ने बरेली से, और मौलवी अहमदुल्ला जी ने फैज़ाबाद से, ऑप्शन सी। ये 70 बीपीएससी का क्वेश्चन है। कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इनसे रिलेटेड 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर मिलेगा, ज़रूर कुंवर सिंह से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर रहता है, ठीक है। हज़रत महल ने लखनऊ से किया था, खान बहादुर जी ने बरेली, और अहमदुल्ला जी ने फैज़ाबाद से नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल, ठीक है, कॉर्नवालिस। बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऊपर भी देखा था। तो ये देखिए, आप अभी देख रहे होंगे कि कितने क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं अभी इतने ही क्वेश्चंस में। तो
यही मानना है कि आप इन्हें अच्छे से करिएगा, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चंस आपके PYQ से रिपीट होते ही होते हैं। ठीक है। मैच द लिस्ट 1 ऑफ ऑथर्स विथ लिस्ट 2 ऑफ द बुक्स ऑफ 1857। ठीक है, 1857 की जो बुक्स हैं, अभी हमने वहाँ इन्फॉर्मेशन में देखा था, हमने उसे बताया नहीं है, आप देख लीजिएगा, बहुत सारी बुक्स हैं जो लिखी हुई हैं, तो इसको देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो VD सावरकर जी ने कौन सी बुक लिखी थी? इन्होंने लिखा था फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये बिल्कुल आमने सामने मिल गया, तो इसी से एलिमिनेट करते हैं ए का फर्स्ट। तो ए का फर्स्ट ये सी ऑप्शन में है, तो यहीं से आपको देखिए एलिमिनेट हो गया, लेकिन बाकी भी देख लेते हैं। SN सेन जी ने जो लिखी थी किताब, उसका नाम था 1857। ठीक है, और एरिक स्ट्रोक्स ने लिखा था, वो था द पीजेंट्स एंड द राज। और SB चौधरी जी ने जो लिखा था, उसका था सिविल रेविलियन एंड इन द इंडियन म्यूटनी। तो इसका ऑप्शन सी हो गया। इसके अलावा भी काफ़ी सारे बुक्स हैं और उस पर कमेंट्स हैं। ठीक है, बुक्स में जितने भी हमारे हिस्टोरियंस हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, उन्होंने 1857 पे बुक्स लिखी हैं और उस पर कमेंट भी अपने लिखे हैं, और वो कमेंट्स भी कई बार आपसे स्टेटमेंट पूछता है कि 1857 को कौन क्या मानता था। ये सारी चीज़ें वो उसमें पूछी जाती हैं कि कौन उसे नेशनल मूवमेंट मानता था, कौन नेशनल मूवमेंट नहीं मानता था, ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं। तो एक बार इसके साथ ये सारी इन्फॉर्मेशन है, गो थ्रू कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमानेंट सेटलमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1793 बाय नॉर्थ कॉर्नवालिस। तो ये बी हो गया, बंगाल बिहार उड़ीसा में था। ठीक है, 19% ऑफ ब्रिटिश लैंड, ब्रिटिश इंडिया लैंड। ठीक है, उस समय जितने भी इंडिया में ब्रिटिश के अंदर जितने भी एरिया थे, उसका 19% में परमानेंट सेटलमेंट था। ठीक है, और वो मेनली कहाँ था? बंगाल बिहार उड़ीसा में। द फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर फॉट बिटवीन द ब्रिटिश एंड हैदर अली फ्रॉम 67 to 1769 कंक्लूडेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एग्रीमेंट्स। तो ये हमने ऊपर भी देखा था कि ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ था उनके बीच, फर्स्ट वाले में। ठीक है, थर्ड में फिर आए थे तो सेरिंगपट्टनम, और उसके पहले वाले में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। ठीक है, सेकेंड वाले में, सेकेंड जो एंग्लो मैसूर था उसमें ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो ये देख लीजिएगा। With reference to Indian history, consider the following statement. The Dutch established their factories warehouses on the east coast on lands granted to them by Gajapati rulers. ठीक है, Alfonso de Albuquerque captured Goa from the बीजापुर सल्तनत। तो बिल्कुल ये भी स्टेटमेंट सही है, किया था इन्होंने। ठीक है, द English East India Company established a factory at Madras on a plot of land leased from a representative of the Vijayanagar Empire। जी, ये भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो अपना मद्रास में फैक्ट्री इस्टेब्लिश की गई थी, वो जो ज़मीन थी वो लीज़ पर ली गई थी विजयनगर एम्पायर से। तो इसका सही क्या हो जाएगा? 2 और 3 ऑप्शन। ठीक है, अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आपको पता ही है, हमने डिस्कस किया हुआ है सेकेंड पोर्तुगीज़ है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि एडवेंट ऑफ यूरोपियंस जो लेक्चर है उसको देखिएगा, उसमें हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, तो ये आज हमारा क्वेश्चन ये इतना ख़त्म होता है। हमने आज कवर कर लिया है आपका गवर्नर जनरल वाला टॉपिक, वाइसरॉय वाला टॉपिक। ठीक है, गवर्नर जनरल, वाइसरॉय और प्री 1857 और 1857 रिवॉल्ट। ठीक है, ये टॉपिक्स आपके कवर हो गए। इनसे रिलेटेड जितने भी BPSC में क्वेश्चंस आए हैं PYQ हमने देख लिया है। ठीक है, तो ये टोटल कितने क्वेश्चन थे? उधर 25 क्वेश्चंस थे और इधर 29, मतलब 54 क्वेश्चंस हमने कवर कर लिए हैं। और ये लेक्चर भी काफ़ी बड़ा हो चुका है, तो इसका जो अगला पार्ट होगा हम उसमें इसके आगे कवर करेंगे, जिसमें प्री कांग्रेस, कांग्रेस, INC एरा, ये सब आएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आप इसे रिवाइज़ ज़रूर करिएगा, और जितने भी इम्पोर्टेंट इससे टॉपिक्स हैं एक बार उसको आप अपने जो नोट्स हैं उसमें गो थ्रू कर लीजिएगा, जैसे लॉर्ड कर्जन वगैरह हो गया। ठीक है, यूरोपियंस का आगमन हो गया, ये सारी चीज़ें एक बार ब्रीफली पढ़ लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय।